अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने एक थीम देखी है कि रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स में आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आप मल्टीपल आर्टिकल्स देख सकते हो ऑनलाइन, आप वीडियोस देख सकते हो कि कौन सी एसेट क्लास आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा हिस्टोरिकली, जिसकी आपकी रिस्क कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस आपको क्या अलाउ करती है, और कौन सा एसेट क्लास सेफर है फॉर योर इन्वेस्टमेंट विद द राइट रिटर्न्स। तो दोनों ही एसेट क्लास बेसिकली आपको पैसिव इनकम की तरफ लेके जाते हैं। अब पैसिव इनकम होती क्या है वो हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस की। इस प्लेटफॉर्म से मेरा क्लियर एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरी तरह आप लोग भी अपनी पैसिव इनकम जर्नी को स्टार्ट करें। देखिए, बीइंग अ यूए एक्सपर्ट या इवन अगर आप अपने होम कंट्री में हैं, आपको बहुत जरूरी होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपनी जनरेट करें और स्टैब्लिश करें। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होने आप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बी एट वो जॉब हो आपकी या कोई एक सिंगल बिजनेस हो आपका, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो उस पर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और मैं समझता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है टू इंश्योर कि आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स। अब ये दोनों ही एसेट क्लास स्टॉक्स और रियल एस्टेट आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप लॉन्ग रन में अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें। आइडियली अगर आप चाहें तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट रीजंस की वजह से एक एसेट क्लास को प्रेफर ज्यादा करते हैं ओवर द अदर। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल और देखेंगे कि कौन सी एसेट क्लास एक्चुअल में आपके लिए बेहतर है, जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होती हैं। किसी भी कंपनी जो कि लिस्टेड होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट पे, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उस कंपनी का एक कंपोनेंट, उसकी ओनरशिप का एक फ्रैक्शनल पार्ट उधर लिस्टेड होता है जो कि आप परचेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसको स्टॉक कहते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है या सबसे बड़ा प्रो इसका ये होता है कि ये एक लिक्विड एसेट है। आपने आज परचेज किया फॉर एग्जाम्पल $1 का या $1 का आपने कोई भी स्टॉक परचेज किया, आप अगर उसको कल बेचना चाहते हो उसकी इमीडिएटली आप बेच सकते हो उसको लिक्विड इतना होता है कि आपने कल की मार्केट में जो भी उसकी प्राइस चल रही होगी, मार्केट प्राइस, उसमें आप बेच सकते हो। अब वो आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी एनालिसिस, आपकी लक पे है कि आप उसको ज्यादा महंगा बेच पाते हो कि कम महंगा बेच पाते हो अगले दिन ही, क्योंकि वो ट्रेडिंग में होती है। मैं ट्रेडिंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता हूँ, विच इज ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होती है। ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होती है, मैं इसको कभी भी ना सीरियसली समझता हूँ, ना मैं इसको कभी भी प्रमोट करता हूँ। तो स्टॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है लिक्विड होते हैं वो, आपने कभी भी उनको बेचना है आप बेच सकते हो अगेंस्ट ऑफ कोर्स उनकी जो मार्केट प्राइस है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, जिसमें मिलियंस स्टॉक्स ट्रेड होते हैं ऑलमोस्ट डेली, एप्पल का स्टॉक है। अगर आप उसमें देखें तो डेली बेसिस पे वो इतना ज़्यादा ट्रेड होता है कि मतलब उसकी प्राइसेस हमेशा चेंज होती हैं, हर रोज डिफरेंट प्राइस आ सकती है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम्स जो ट्रेड हुए हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है स्टॉक्स का कि डाइवर्सिफिकेशन। आपकी डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट मल्टीपल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि पूरे के पूरे एक्सचेंज को जो है बेंचमार्क कर रही होती है। अगर आपको नहीं पता कि ईटीएफ क्या होता है तो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको भी गो थ्रू करिएगा। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन आपको अलाउ करती है कि आपकी रिस्क मिटिगेट हो, रिस्क आपका कम हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें या किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के बजाय आप पूरी की पूरी पोर्टफोलियो में, पूरे के पूरे एक्सचेंज बेंचमार्क पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका VTSAX आप इसको बोल सकते हैं। अब ये ऐसा ETF है जो पूरी की पूरी यूएस मार्केट को ट्रैक कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर रहा होता है और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अगर आप यूएस की जितनी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनके साथ उनकी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर चुके हैं इस ETF फंड के थ्रू, तो इसका मतलब है कि अंटिल एंड यूएस भी बिल्कुल क्रैश कर जाए, आपका स्टॉक या आपके प्राइस या आपकी इन्वेस्टमेंट एक कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन के तौर पे या सेफर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें रिस्क आपका मिटिगेट हो जाता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, ये लिक्विडिटी आपको सपोर्ट करती है वर्सेस एनी एसेट क्लास दैट यू हैव। इसको कंपेयर करें अगर फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट से ही, तो रियल एस्टेट में अगर आप देखो तो लिक्विड इतना जल्दी नहीं होता। आपने स्टॉक कहीं, आपने कोई रियल एस्टेट में जगह खरीदी, चाहे वो अपार्टमेंट है, कोई विला है, कोई प्लॉट है, कोई भी ऐसी चीज खरीदी, उसको इमीडिएटली आप सेल नहीं कर सकते हो। आपने आज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपये लगाए या मिलियन धर्म्स लगाए फॉर एग्जांपल, आपने उसको कल अगर बेचना है तो जरूरी नहीं कि वो फॉरन ही उसका कोई बायर अवेलेबल हो। कंपेयर टू स्टॉक एक्सचेंज अगर इसको देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में आप इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, इमीडिएट बेसिस पे आप बेच सकते हो। कुछ टाइम पे तो जब स्टॉक मार्केट काम कर रही हो तो विद इन एन आवर, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स में आप ट्रेड कर सकते हो, तो फॉरन भी होता है। तो लिक्विडिटी इज देयर फॉर स्टॉक्स, लिक्विडिटी इज नॉट देयर, इमीडिएट लिक्विडिटी इज नॉट देयर फॉर रियल एस्टेट। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन में स्टॉक का हमने डिस्कस किया कि कितना डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो। रियल एस्टेट में आपको डाइवर्सिफिकेशन उस तरीके से
से नहीं होगी, क्योंकि ऑफकोर्स आपने एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट खरीदा है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, पर्टिकुलर बिल्डिंग में होगा, उसकी पर्टिकुलर एक साइज होगा जो कि आपने खरीदा होगा, तो वो डाइवर्सिफिकेशन अलाउ आपको उस तरीके से नहीं करता अनटिल अनलेस ऑफकोर्स आप और अपार्टमेंट्स या और विलास या और प्लॉट्स खरीदें। तो एक ही एसेट क्लास में आप रह सकते हो। उधर आपके पास ऑप्शन ये होते हैं स्टॉक्स में कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शंस आपके पास वैसे भी होते हैं स्टॉक्स में, और रियल एस्टेट में थोड़ा सा लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपको चाहिए वो कैसा होगा। स्टॉक्स में आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत लिमिटेड, बहुत कम हो सकता है कंपेयर टू रियल एस्टेट। अगर आपने आउटराइट कोई परचेज करना है, कोई विला या अपार्टमेंट, ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा अमाउंट होगा, और वो आपको अपफ्रंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर आप हो सकता है उसको मॉर्गेज करवाएं या डेट से थ्रू फाइनेंस करवाएं, तो लिवरेज बाय आउट हो सकता है वो, कि आप रियल एस्टेट को अगर खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मिलियन दरम्स की कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपने 200,000 दरम्स आपने इन्वेस्ट करना है, और बाकी 800,000 आप बैंक से लोन पे ले सकते हो, तो उसमें एक आपके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, आपको बैंक से आपने क्योंकि फाइनेंसिंग ली हुई है, उसके अलावा आपने 200,000 दिरहम्स आपने अपफ्रंट भी देनी। लेकिन कंपेयर करेंगे हम स्टॉक से, तो स्टॉक से कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट आपका जो बेंचमार्क होता है, या इन्वेस्टमेंट आपकी जो अपफ्रंट होती है वो लिमिटेड होती है। 200,000 की आपको जरूरत ही नहीं है, आप 500 दरहम से शुरू कर सकते हो, आप 1000 दरहम से शुरू कर सकते हो, आप 2000 दरहम से स्टार्ट कर सकते हो, और आपकी इन्वेस्टमेंट आप उसको स्केल अप कर सकते हो ओवर द लॉन्ग रन। ये चीज भी आपको देखने की जरूरत है इसमें कि आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है और इधर कितनी पड़ रही है, क्योंकि हर बंदा रियल एस्टेट एक बारी में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और फिर अपने अमाउंट और कैपिटल को आप लॉक कर दो एक पर्टिकुलर उसमें, जो कि शायद लिक्विड इस तरीके से ना हो। सो दोस्तों, जो लोग यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैंने उसमें डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, मैं सर्वा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, आप लोग सर्वा का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। मैं रेफरल कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उसको यूज करेंगे तो आपको $50 एज ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स अप्लाई होती हैं। इसी तरीके से मैं एक और प्लेटफॉर्म है बराका का, वो यूज करता हूँ। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो उसका भी रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वो यूज करेंगे तो उससे आपको $25 ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। अगर आपको दोनों का कंपैरिजन देखना है तो मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम यूएई और जीसीसी। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो अगर बात करें तो स्टॉक्स एक प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। अगर देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स आपने लिए तो वो तो चलिए आपने खुद परचेज किया है, लेकिन ईटीएफ्स की अगर बात करें या रीट्स की बात करें या किसी म्यूचुअल फंड की फॉर एग्जांपल बात करें, तो वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। इनके पीछे प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड टीम्स होती हैं जो कि इसको देख रही होती हैं कि किधर इन्वेस्ट करना है, कैसे परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करना है, कौन से मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए स्टॉक्स को चूज करना चाहिए। तो ये भी एक स्टॉक्स में आपको एडवांटेज मिलता है कि इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट में आप खुद इंडिविजुअली देखते हो, आप विजिट करते हो, आप उस लोकेशन को देखते हो और अपना एक जजमेंट के बेसिस पे करते हो। यहाँ पे आपको एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि रीट्स हो गई या ईटीएफ्स हो गए, इधर आपको प्रोफेशनली मैनेज प्लेटफॉर्म या टूल मिलता है जिधर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स और रियल एस्टेट में प्राइस वॉलेटिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनकी प्राइसेस हमेशा वॉलेटाइल रहती हैं। आपकी कोई भी प्राइस, अगर आज आपने कोई चीज फॉर एग्जांपल $1 की खरीदी, तो कल जरूरी नहीं कि वो $1 की हो सकता है वो 1.3 की हो जाए, या हो सकता है वो 0.8 की बिक्री हो। तो मार्केट की कंडीशन, मार्केट के फैक्टर्स बड़ा डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि क्या प्राइस स्टॉक की अगले दिन है, 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, या महीने भर बाद है। तो ये आपको फैक्टर्स बड़ा देखना जरूरी। आप ऐसे बंदे हो कि स्टॉक की प्राइस आपने किसी हायर प्राइस पे खरीदा और उसके बाद वो अगले मंथ या उसके 2 महीने बाद नीचे गिर गई है, तो आपको लगेगा कि आपको नुकसान हो गया। तो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, ये सबसे बड़ा रिस्क है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। लेकिन मेरा हमेशा इसके काउंटर में ये चीज़ होती है कि मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता हूँ। मैंने एक सर्टेन अमाउंट सेट किया हुआ है कि मैंने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मैंने एक सर्टेन अमाउंट सोचा हुआ है कि किधर इन्वेस्ट करना है, किन कंपनीज में करना है, किन ईटीएफ्स में करना है, किन रीट्स में करना है, जिससे मुझे डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन वो लॉन्ग रन आएगी। तो मैं उसकी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीका होता है, मेथड होता है, जिसमें आप हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जो कि कभी उसका एडवांटेज ये होता है कि जब मार्केट के प्राइस हायर साइड पे होती है तो आप हायर साइड पे खरीदते हो, जब लोअर साइड पे होती है तो लोअर साइड पे होती है, तो बैलेंस आउट हो ही रही होती है। लेकिन वॉलेटिलिटी इज अ बिग चैलेंज। अगर आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है वॉलेटिलिटी प्राइस की, शेयर्स की, तो आप उसको देखो जरूर और फिर देख के डिसीजन लो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वॉलेटिलिटी सिर्फ उस चीज से नहीं आती, मार्केट डिस्ट्रप्शन से भी आती है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कोविड जब आया तो ऑलमोस्ट S&P 500 के 30% स्टॉक वैल्यू गिर गई, खत्म हो गई। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल इसको बिल्कुल ब्रेक करके करेंगे, $100 इन्वेस्ट किए हुए तो $70 उनके बचे, $30 की वैल्यू खत्म हो गई। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये चीज देखना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी इज देयर एंड इट्स अ रियल रिस्क
जो कि आपने लेना हो। तो अगर हम बात करें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दी, तो आपका स्टॉक का वैल्यू जो भी हो वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल या कोई मर्जर एंड एक्विजिशन होता है और उसकी वजह से प्राइसेस किसी वजह से हाई हुई हुई हैं, वो एक्वायर हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है। इसमें बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस हो सकती हैं। अभी रिसेंटली अगर इंडिया की बात करें तो अडानी ग्रुप के ऊपर यूएस में केस फाइल हुआ, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और अडानी ग्रुप ने पोस्ट किया कि जो है उनके कितना लॉसेस हुए, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके बैकआउट करके डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसकी शेयर प्राइस वैल्यू भी गिरी। तो इसी तरीके से अगर हम .com बबल की बात करें कि 2000 में अर्ली 2000 में इंटरनेट की जो कंपनीज थी वो कैसे क्रैश कर गई, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्ट हुआ था उनमें ख़त्म हो गया। जो अमाउंट उनकी शेयर वैल्यू थी, शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट था इन्वेस्टेड था, वो सारा का सारा वाइप आउट हो गया। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं जो आपको रखना होता है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी और जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आ सकते हैं और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न्स की। हिस्टोरिकली स्टॉक एक्सचेंजेस ने ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू रियल एस्टेट, मगर एट टाइम्स जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो वो इन्फ्लेशन के साथ अपना मैचअप नहीं कर पाता। स्टॉक्स जो आपको रिटर्न हिस्टोरिकली देते रहे हैं 10% देते रहे हैं। S&P 500 की अगर हम बात करें तो 10% अगर आपका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है इससे तो या करीब करीब है, फॉर एग्जांपल 8% है तो आपको सिर्फ 2% नेट रिटर्न मिल रहा है आपको। अगर आपका ऑफकोर्स इन्फ्लेशन रेट 4% है, 3% है, 2% है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एक इन्फ्लेशन के साथ हर इंडिविजुअल स्टॉक भी आपके कैरी नहीं कर रहा होता। तो आइडियली हमेशा अच्छा ही रहता है कि आप ETFs में इन्वेस्ट करें क्योंकि वो पूरी एक्सचेंज को बेंचमार्क कर रहे होते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो कि पूरी की पूरी इंडेक्स फंड्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी इंडेक्स को बेंचमार्क कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया पेप्सिको में, पेप्सिको आपको रिटर्न दे रही है 5% का, अब आपका इन्फ्लेशन ही अगर 4% है तो आपको नेट रिटर्न में से 1% मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको रखने की जरूरत है अपने माइंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है प्रॉब्लम के आपकी जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, ट्रेडिंग फीस होती है या परचेस बाय या सेलिंग की भी फीस हाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं जिस ब्रोकरेज फर्म को यूज़ करता हूँ, सर्वा को, जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या बाराका को, उन दोनों की फीस $1 पर ट्रांजैक्शन है। तो वो एक आपको देखने की जरूरत है कि $1 पर ट्रांजैक्शन, अगर आप ज़्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शन करोगे तो हर उसमें $1 आपका चार्ज होगा। ये चीज़ भी एक हायर साइड पे फीस कंसिडर की जाती है कि पर ट्रांजैक्शन $1 होती है। तो ये आपका एक कौन है या डिसएडवांटेज है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं टेंजिबिलिटी की। देखिए स्टॉक्स एक कोई टेंजिबल एसेट नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आपके पास होता नहीं है। आपने एक तरीके से अपने ब्रोकरेज फर्म को अलाउ किया होता है कि वो आपके बिहाफ पे परचेज करे, अपने पास रखे स्टॉक, और जब आपने ट्रेड करना हो या सेल करना हो या कुछ भी उसका वो करना हो तो आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन इसके कंपैरिजन में या इसके अगेंस्ट को देखो, एक टेंजिबल एसेट एक फिजिकल एसेट है जहाँ पे आप जा सकते हो, रह सकते हो, देख सकते हो, उस एसेट को आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट उसका है, आप उसको विजिट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको रखने की जरूरत है। अब रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो वो आपको किस तरीके से कमा के देता है पैसे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रियल एस्टेट आपको देता है सबसे पहले रेंटल यील्ड। अगर आपने उसको किसी को रेंट दे दिया, आपका जो टेनेंट होगा वो आपको रेंट देता रहेगा मंथली, जो कि ओवर द लॉन्ग रन आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टेनेंट को फॉर हायर रेंटल यील्ड्स अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। उसके अलावा एक कैपिटल अप्रिसिएशन होती है, जो वैल्यू अप्रिसिएशन होती है प्रॉपर्टी की ओवर द लॉन्ग रन, उससे आप गेन कर सकते हो। तो ये दो मेजर तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हो। ऑफ कोर्स आपके स्टॉक्स में कंपेयर अगर करें तो रेंटल यील्ड को काउंटर करने के लिए डिविडेंड यील्ड भी होती है। आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो कि आपको डिविडेंड दें, डिविडेंड पे आउट दें, मंथली दें, क्वार्टरली दें या एनुअली दें। तो आपके पास उधर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इनकम स्ट्रीम अपनी क्रिएट कर सको, बी एट रेंटल यील्ड फ्रॉम रियल एस्टेट और डिविडेंड यील्ड फ्रॉम द स्टॉक्स। तो ये दोनों तो काउंटर एक तरीके से हो जाते हैं। आपको देखना होगा ऑफकोर्स रेंटल यील्ड आपको ज्यादा आ रही है या डिविडेंड यील्ड जो आपने स्टॉक्स में पिक किए हुए चूज किए हुए उधर से आपको ज्यादा आ रही है। तो रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स में हम लिक्विडिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रियल एस्टेट इलिक्विड होता है, इतनी जल्दी लिक्विड नहीं होता। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी बात की कि टेंजिबल एसेट है रियल एस्टेट, ये भी बात की कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कंपेयर टू स्टॉक्स। हम बात करते हैं अब कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए स्टॉक में ना, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादातर उसमें एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व रहना पड़ता। आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया, अब आपको रिटर्न आता रहेगा अगर डिविडेंड है आपकी। अगर कोई ETF में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी आपको बस रिटर्न आते रहेंगे। कैपिटल अप्रिसिएशन हुई, गेन हुआ तो आपकी वैल्यू अप्रिसिएशन बढ़ गई, आपको वो फायदा होता है। रियल एस्टेट में ऑन दी अदर हैंड आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास होती हैं जो कि आपको ऑफकोर्स जिसमें आपको ऑफकोर्स इन्वॉल्व होना पड़ता है, टेनेंट के साथ बार्गेन करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, आपको टैक्सेशन आपके ऊपर होती है, आपको
और आपको सारी पेपर वर्क करना पड़ता है। आपको अगर कोई टेनेंट को फॉर एग्जांपल कोई घर में मेंटेनेंस करवानी है तो वो आपको करवानी है, अगर कोई टेनेंट चेंज हो रहा है तो आपको मेंटेनेंस करवानी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है रियल एस्टेट में। कभी कभी अगर कोई टेनेंट आपका चेंज करना है आपको, तो उसको जब तक वो टेनेंट नया नहीं आता तो आपके पास वो एक गैप आ जाता है इनकम में। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको रियल एस्टेट में कंसिडर करने पड़ते हैं। बाय द वे दोस्तों, मैं इसलिए ही क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में या क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स को हमेशा प्रेफर करता हूँ। मैं 3 प्लेटफॉर्म्स यूएई में रहते हुए प्रेफर करता हूँ जिसमें क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे मेन प्लेटफॉर्म जिसको मैं यूज़ करता हूँ वो स्टेक है, जिसके थ्रू मैंने 12+ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। मल्टीपल वीडियोस में बनाता रहता हूँ स्टेक पेज और इस तरीके के क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिएगा। आपको एक ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 200 दिरहम्स मिलेगी अगर आप स्टेक में मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। स्मार्ट क्राउड एंड प्रिपको में अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो ज्वाइनिंग बोनस 250 दिरहम्स आपको मिलेगा। तो आप इन तीनों में से जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखें, एवेलुएट करें और उन रेफरल बोनसेस को अवेल करें। अब हम वापस जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वैल्यू एप्रिसिएशन और वैल्यू एक रियल एस्टेट की होती क्यों है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, वो इसलिए भी होती है क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। मेन फैक्टर यही होता है रियल एस्टेट की वैल्यू एप्रिसिएशन का। फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में अभी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दुनिया भर से मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाई डिमांड है। गोल्डन वीज़ा की वजह से भी हाई डिमांड है। सप्लाई यहाँ पे अभी उस तरीके से नहीं है, इस वजह से वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी बड़ी सिटीज़ की बात करें अपने होम कंट्रीज़ में भी, एग्जाम्पल अगर हम कराची की बात करें तो कराची की प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है कंपेयर टू बाकी, क्योंकि उधर पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं, वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है प्रॉपर्टीज़ की होती है। आप देखें बड़े शहरों की हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू छोटे सिटीज़ के। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा अगर कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे होती है, कोई बड़ी कंपनीज वहाँ पे हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं उस एरिया में, उस लोकेशन में, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और लोग दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से, दूसरी जगहों से आते हैं, जिसकी वजह से उस पूरी लोकेलिटी की, उस पूरे एरिया की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी रेंटल यील्ड्स बढ़ जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए ऑफ कोर्स जगह चाहिए होती है, चाहे वो टेनेंट के तौर पर रहें या लैंडलॉर्ड के तौर पर रहें। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसका रिवर्स देखें, इसका रिस्क क्यों है, रिवर्स देखें तो वो फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, किसी भी वजह से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे वो पावर आउटेजेस हो, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो जो कि इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ से जा रही हो, तो उसके इम्पैक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा उस रियल एस्टेट पे आता है, क्योंकि लोग फिर वापस मूव कर रहे होते हैं अपने शहरों में, अपने होम टाउन्स में, अपनी होम कंट्रीज़ में, और उसका इम्पैक्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था यूएई पे जब हिट हुआ तो लोगों ने वापस अपने होम कंट्रीज़ में चले गए। 2020 में जब कोविड हिट हुआ तो वापस अपने होम कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग चले गए, क्योंकि एक इकोनॉमिक डाउनटर्न था और लोग यहाँ पे उस तरीके से नहीं थे। उस वक्त जो वैल्यू डिप्रिसिएशन हुई है, जो वैल्यू उस वक्त रियल एस्टेट की गिरी है, तो वो एक इम्पैक्ट रहा है आपका। तो इसी तरीके से आपकी कोई भी मार्केट रिस्क होता है रियल एस्टेट में कि अगर कोई मार्केट में एक बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न आए, कोई प्रॉब्लम हो ऐसी, तो उसकी वजह से आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू गिर सकती है। हम दोनों इन्वेस्टमेंट्स में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट इधर रियल एस्टेट में रिक्वायर्ड होती है, जो अक्सर डेट से या लिवरेज होके सपोर्ट की जाती है। अगर कंपेयर करें स्टॉक्स की तो आप फॉरन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों एसेट क्लास की अपनी एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊं तो स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स रहे हैं, रियल एस्टेट में कंपैरेटिवली कम रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट की इंपॉर्टेंस नहीं है। रियल एस्टेट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंबाइंड विद स्टॉक्स, स्पेसिफिकली ईटीएफ्स, आपको एक बड़ा अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है जो कि आपका रिस्क मिटिगेट करता है। तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करूँ, यूएस स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में, ताकि क्योंकि हिस्टोरिकली उनका रिटर्न ज़्यादा अच्छा रहे। मैं क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ इन यूएई, स्टेक, प्रिपको, ब्लॉक्स, आपका स्मार्ट क्राउड, इनके थ्रू मैं डिफरेंट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में करता हूँ, जिसके थ्रू मुझे रेंटल यील्ड मिलती है, जिसके थ्रू मुझे ऑफ कोर्स कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैं इन दो डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ। मैं डायरेक्ट रियल एस्टेट पूरी की पूरी एक अपार्टमेंट को खरीदूँ और उस हैसल में पड़ जाऊँ कि उसको मैनेज करना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। मैं पैसिव इनकम को और पैसिवली इन्वॉल्व बिजनेसेस को हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए टाइम मेरा इंपॉर्टेंट है। मैं जॉब करता हूँ, साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बढ़े। एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पे। तो इन दो जगहों पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपनी मेजर चंक। उसके अलावा मैंने
P2P लैंडिंग पे करना शुरू किया है। एक प्लेटफॉर्म है बी हाइव के नाम से, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके थ्रू आप छोटे बिजनेसेस को लोन दे सकते हो, जिसके अगेंस्ट आपको एक सर्टेन रिटर्न मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिलेगा, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन से बीट करता हुआ अमाउंट मिलेगा। उसके अलावा मैं नेशनल बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के स्पेसिफिक सिटीजन के लिए है। दोनों अच्छा रिटर्न देते हैं, डॉलर में रिटर्न अच्छा मिलता है, रुपीज़ में भी रिटर्न अच्छा मिलता है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में। तो इस तरीके से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एसेट क्लास को प्रेफर करते हैं, आप कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रेफर करते हैं, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है जो कि मेरी अभी माइंड में नहीं है, या जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।